हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनामिक्स और केटीज की थ्योरी आपने पिछले लेक्चर में देखी है। आज हम जेई मेन के एग्ज़ाम में और 2020 यानी 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने थ्योरी में बहुत तरह की बातें देखी, लेकिन हमें ये देखना है कि एग्ज़ाम का जो मार्केट है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 में या 2019 में, उन क्वेश्चंस को क्रैक करने में हमारे द्वारा बताई गई जो थ्योरी है वो कितनी कारगर साबित हो रही है। यानी हमें थ्योरी पे ठप्पा लगाना है। हमें ये देखना है कि थ्योरी अप्लाई करने पर हम इन प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं क्या, जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यानी आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस का रहेगा, जो जेई मेन में 2020 में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न मैं ले रहा हूँ। प्रश्न फर्स्ट जो है वो एक इंजन की दक्षता को लेकर के है। इंजन के बारे में जो आपको जानकारी दे रखी है, पीवी अक्ष पे चक्रीय प्रक्रम बता रखा है। ऐसा चक्रीय प्रक्रम है, जो चक्रीय प्रक्रम आपको प्रश्न में बताया गया है वो 4 प्रक्रमों से मिलकर के बना हुआ है। A to B ये पहला प्रक्रम है। आप देख पा रहे हैं कि ये प्रक्रम सम आयतनी प्रक्रम है। B to C ये दूसरा प्रक्रम है, समदाबी प्रक्रम। ये तीसरा प्रक्रम C to D ये फिर से समायतनी प्रक्रम है। और ये चौथा प्रक्रम D to A ये फिर से समदाबी प्रक्रम। इस तरह से एक साइक्लिक प्रक्रम कंप्लीट हुआ। आपको ये वैल्यू दे रखे हैं कि ये जो वैल्यू है वो V0 है, यानी इस वक्त जो निकाय है उसका आयतन कितना है, V0, क्योंकि वो कांस्टेंट बना हुआ है, हर जगह V0 ही है। और इस वक्त आयतन जो है वो है 2V0। इस वक्त प्रेशर जो है, यानी यहाँ से यहाँ तक जब इस अवस्था में निकाय है तब ये प्रेशर है P0। इंटरमीडिएट प्रेशर 2P0 दे रखा है। और यहाँ जो प्रेशर है इस दौरान वो है 3P0। आपको क्या पूछा कि एक इंजन एक परमाणु आदर्श गैस से ऑपरेट करता है। यानी एक इंजन है जिसमें कार्यकारी पदार्थ कौन है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक इंजन जिसका कार्यकारी पदार्थ है आदर्श एक परमाणु गैस। आदर्श एक परमाणु गैस, एक परमाणु गैस, मोनो एटॉमिक। द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज क्लोज टू। आपको प्रतिशत दक्षता निकालनी है, यानी इंजन का नीटा आपको कैलकुलेट करना है। ये पूछ रहा है कि नीटा क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि इंजन की दक्षता जो होती है वो ये होता है कि आपने इनपुट क्या दिया है। इनपुट हम हीट देते हैं, तो हीट इनपुट क्या है, हीट इनपुट, क्यू इनपुट। और हमें मिला क्या है, इंजन से हम क्या चाहते हैं, वर्क, तो वर्क आउटपुट। एक तो हमें वर्क आउटपुट कैलकुलेट करना है कि इस चक्रीय प्रक्रम के द्वारा कितना कार्य संपादित हो रहा है, और दूसरा इस चक्रीय प्रक्रम के दौरान हमारा इंजन हीट कितनी ले रहा है। तो मैंने आपको बताया कि कार्य जो है चक्रीय प्रक्रम के दौरान कितना किया जाता है, वो पीवी अक्ष पे इस एरिया से आता है। डायरेक्टली हम ज्योमेट्री की भाषा में यदि चक्रीय प्रक्रम दे रखा हो
और ग्राफ P और V अक्ष पे हो, दाब और आयतन अक्ष पे हो, तो चक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल ही कार्य होता है। तो मुझे बेसिकली ये एरिया कैलकुलेट करना है। ये एरिया कितना होगा, ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय ये लेंथ, क्योंकि ये एक तरह से आयत है। तो ये लेंथ तो कितनी होगी, V0, क्योंकि 2V0 माइनस V0, V0 समझने में कोई समस्या नहीं है इसको। और ये लेंथ हो गई 2P0, क्योंकि 3P0 माइनस P0, यानी वर्क आउटपुट आपका आ गया V0 इंटू 2P0, यानी 2P0 V0। ये कोई बड़ा मामला नहीं था। क्यू इनपुट कैलकुलेट करना है हमें। दूसरी जो चीज कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करना है कि क्यू इनपुट क्या है। तो क्यू इनपुट हमें प्रोसेस बाय प्रोसेस कैलकुलेट करना होगा। हमें देखना होगा कि जो परिक्रम हो रहे हैं, हर परिक्रम में कितनी हीट ये रिसीव कर रहा है। यदि हम परिक्रम A से B की बात करते हैं, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ A से B के दौरान कितना इसने हीट लिया, B से C के दौरान कितना लिया, C से D के दौरान कितना लिया, और D से A के दौरान कितना लिया चाहिए। रिजेक्ट कितना किया, नेट हीट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि नेट हीट क्या है, वर्क आउटपुट है। तो A से B में क्या हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ा है। यदि प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ा है। वॉल्यूम यदि कांस्टेंट हो और प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। कैसे, PV बराबर nRT से। आदर्श गैस के लिए आप क्या यूज करते हैं, N मोल यदि आदर्श गैस है तो PV बराबर nRT। वॉल्यूम यदि कांस्टेंट हो तो प्रेशर यदि बढ़ रहा है इसका मतलब कौन बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर यदि बढ़ रहा है इसका मतलब नो डाउट सिस्टम ने, इंजन ने हीट रिसीव किया है। यानी एक तो इस दौरान हीट रिसीव किया। B to C प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम यदि बढ़ रहा है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है फिर से, और टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब इस बार भी इसने हीट रिसीव किया है, यानी इस प्रक्रम में भी हीट रिसीव किया। यदि इन दोनों प्रक्रमों में हीट रिसीव किया है तो इसमें इसने हीट रिजेक्ट किया है, क्योंकि प्रेशर डाउन जा रहा है तो टेम्परेचर डाउन जा रहा है, यहाँ वॉल्यूम डाउन जा रहा है तो टेम्परेचर डाउन जा रहा है। यानी ये हीट रिसीव वाले टर्म नहीं है। इन प्रक्रमों के दौरान किसी भी तरह का कोई हीट रिसीव नहीं किया, इंजन ने हीट रिजेक्ट किया है। हमें हीट इनपुट चाहिए सिर्फ। तो मुझे एक तो A से B प्रक्रम में और एक B से C प्रक्रम में हीट को कैलकुलेट करना है। तो Q यदि A to B हम कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, देखो A से B के दौरान कोई कार्य नहीं हुआ, और थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ की यदि हम बात करें TFL की, इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी थर्मोडायनामिक्स में। 80% क्वेश्चन TFL से होंगे। TFL डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में पिक्चर में आएगा। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, dQ बराबर du प्लस dW, dQ बराबर du प्लस dW। यानी किसी सिस्टम ने कितना हीट रिसीव किया, उस हीट का क्या हुआ, या तो आंतरिक ऊर्जा में चेंज आया या फिर वर्क डिलीवर हुआ। तो A से B प्रक्रम के लिए वर्क 0 है, वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर वर्क 0 होता है। इसका मतलब हीट जो है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। तो आंतरिक ऊर्जा कितनी है, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि dQ बराबर du इस प्रक्रम के लिए, और du मतलब NCV/dt। ये बात बता रखी है मैंने विशिष्ट ऊष्मा की डेफिनेशन में। dQ बराबर NCP/dt भी होता है और dQ बराबर NCV/dt भी होता है। यहाँ V कांस्टेंट है तो C में कौन सा आएगा, CV आएगा। यानी मैंने ये भी बताया है कि आंतरिक ऊर्जा का सीधा सीधा संबंध किसके साथ है, CV के साथ है। तो du बराबर NCV/dt, और वही फिलहाल क्या है, dQ है। तो हमें dQ चाहिए तो ये क्या आया, NCV/dt आया। ठीक बात, यानी dQ बराबर NCV/dt में
CV क्या है ये भी मैंने आपको बताया। CV हमारा होता है R बाई गामा माइनस 1 और dt। एक ये स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट बच्चों, PV बराबर आदर्श गैस में क्या है, nRT है। वॉल्यूम जब कांस्टेंट हो, मैं थोड़ा सा इसका इलाबोरेट सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं ताकि आपको हर स्टेप समझ में आए। आपको ऐसा नहीं समझना है कि थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन इतने बड़े हैं क्या, बिल्कुल नहीं। सबसे आसान सेक्शन है ये फिजिक्स का। व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट, यदि मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो V तो कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा, तो dP इंटू V यानी V dP लिख दिया मैंने, और इधर nR तो कांस्टेंट है ही, तो nR dt। मैं n dt की जगह यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो n dt क्या बोल सकते हैं हम, n dt बोल सकते हैं V dP बाई R। ये n dt का वैल्यू मैं यहाँ इस n dt की जगह यूज़ करूँगा, यानी मुझे जो dq मिल रहा है वो क्या मिल रहा है बच्चों, V dP बटा R इंटू R बटा गामा माइनस 1। R से R क्या हो रहा है, कैंसिल आउट। A से B के दौरान मुझे तो पूरा Q चाहिए, तो पूरा Q बराबर क्या होगा, A से B के दौरान। ये क्या कह रहा है A से B के दौरान कि V कितना है, V तो V नॉट है। dP यानी चेंज इन प्रेशर कितना आया, चेंज इन प्रेशर आया है 2P नॉट का, तो 2P नॉट और बटा गामा माइनस 1। एक परमाणु गैस के लिए गामा कितना होता है बता रखा है मैंने। गामा का फॉर्मूला क्या है, मैं यदि आपको याद दिलवाऊं तो गामा बराबर होता है 1 + 2/f। f जहां डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और एक परमाणु गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3, तो 1 + 2/3 यानी 5/3। ये रिजल्ट आपको याद रखना होता है, यानी एक परमाणु गैस के लिए गामा का मान कितना है 5/3। हमें चाहिए 5/3 - 1। 5/3 - 1 का मतलब क्या हो गया, 2/3। तो ये 2 और 3 ऊपर चला गया, यानी 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। यानी इस वक्त हीट इनपुट जो आया है A से B के दौरान वो कितना मिल रहा है आपको, 3P0 V0। इसे संभाल के रखो एक तो। दूसरा, हमें B से C के दौरान हीट इनपुट चाहिए, तो B से C के दौरान फिर से मैं TFL यूज करूंगा। यहाँ TFL की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। विदाउट TFL हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ज़्यादा इलाबोरेट नहीं करते हैं इसे। कैसे सर, अचानक से आपके दिमाग में ये कैसे आ गया, dq बराबर प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ B से C के लिए, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ NCP dt, बिल्कुल बोल सकते हैं। dq बराबर NC dt होता है, dq बराबर NC dt होता है। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो NCP dt, और वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर NCV dt। तो मुझे dq चाहिए, तो dq बराबर NCP dt में लिखूंगा, क्योंकि B से C के दौरान प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। फिर से वही बात, N dt की जगह मैं क्या लिखूंगा, इस बार N dt की जगह V dP बाई R की जगह P dV बाई R लिखूंगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। ये सेम ही कहानी कहूंगा मैं। यदि आप सेम यहीं से ऐसा बोलना चाहो तो ये n पड़ा है। Cp का मान मैंने आपको बता रखा है थ्योरी में, गामा इंटू गामा माइनस 1 और R, और dt है ही। n dt में फिर से PV बराबर nRT वाली बात से उठाऊंगा और लिखूंगा when P is constant, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो P dV बराबर nR dt, यानी n dt बराबर P dV बटा R। तो मैं n dt बराबर क्या लिख सकता हूँ, dq बराबर n dt की जगह मैंने लिखा P dV बटा R, और बाकी ये है गामा R बटा गामा माइनस 1। R से R क्या हो गया, कैंसिल आउट। यानी dq बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, dq बराबर आ रहा है हमारे पास P dV गामा बटा गामा माइनस 1। लेकिन हमें तो Q चाहिए,
Q/B/C चाहिए, तो आप वैल्यू पुट करें। P का मान कितना है, B से C के दौरान 3P0 है, तो मैंने कितना लिखना 3P0। dV वॉल्यूम में चेंज कितना आया है V0 का, तो V0। गामा कितना है एक परमाणु गैस के लिए, गामा कितना होता है 5/3, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ 5/3। और गामा-1 अभी हमने देखा ही था कितना 2/3, तो यहाँ 2/3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल आउट, यानी Q/B/C कितना आ रहा है 15P0 V0/2। अब हम नीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नीटा बराबर वर्क कितना डिलीवर किया इसने 2P0 V0, 2P0 V0 डिवाइडेड बाई हीट इनपुट कितना लिया, हीट इनपुट 8 तो लिया इसने, 3P0 V0 प्लस 15P0 V0 बाई 2 यानी 7.5। तो P0 V0 तो सब जगह है, तो आउट हो गया, यानी नीटा का वैल्यू कितना आया 2 ये 3 2 6, 15 और 6 21, 21/2, 21/2, तो वो 2 × 2 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 4, यानी 4/21। हमें तो परसेंटेज में चाहिए, तो नीटा परसेंटेज में कितना हो जाएगा 4/21 × 100। इसे आप सॉल्व कर लेंगे 400/21, ये करीब करीब मेरे ख्याल से कितना का जाएगा आपका 1 टाइम्स सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर करीब करीब आएगा आपका 19.04 के आसपास। तो आपका जो सही आंसर होगा वो 19 होगा, ये डिजिट में पूछा है इंटीजर में, तो 19% के आसपास इसका आंसर आएगा। थोड़ा सा लेंथ ही जरूर, लेकिन आपको शुरुआत में ये लेंथ लगेगा, क्योंकि आपको ये डाटा जो है वो डायरेक्ट याद नहीं है। सीपी जो बच्चे जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनको डायरेक्ट पता होगा कि सीपी का वैल्यू कितना होता है एक परमाणु गैस के लिए, या सीवी का वैल्यू जहां हमने यूज़ किया एक परमाणु गैस के लिए कितना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, प्रश्न नंबर 2, ये भी 2020 के ही प्रश्न है। अभी जितने भी प्रश्न चलेंगे 14-15 वो सारे 2020 में आए हुए हैं। अलग अलग सेशन में आजकल पेपर होता है, इस वजह से प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है। 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, 50 नंबर क्या 2 नंबर प्रश्न, द चेंज, ये अंग्रेजी में आपको है, इसको समझना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन को समझाता हूं आपको। द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन ए स्मॉल एडिशनल प्रेशर डेल P is applied at a constant temperature is the same as the change when the temperature is reduced। मैं कितना ही बोलूँ आपको क्या समझ में आएगा, आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि dP जो है, सॉरी डेल्टा V जो है, डेल्टा V कब, जब डेल्टा P को इंड्यूस करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी आप ऐसे समझिए इसको कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसको डिकोड करने का मेथड देखें, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, हमें पता है PV बराबर क्या होता है nRT। यदि मैं टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए यदि इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पहला सेम और दूसरे का अवकलन यानी P डेल्टा V प्लस दूसरा सेम और पहले का अवकलन V डेल्टा P बराबर 0, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, nR तो वैसे ही है। तो यही इसने कहा कि द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, मान लो डेल्टा V, व्हेन ए स्मॉल एडिशनल प्रेशर डेल्टा P, कि जब प्रेशर में चेंज डेल्टा P आता है उस वक्त वॉल्यूम में मान लो कोई चेंज आ रहा होगा। ये उतना ही है कब, जब टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय क्वांटिटी डेल्टा T एट ए कांस्टेंट प्रेशर। इस बार इसने क्या कहा कि अब, पहले तो ये बात थी, अब ये कह रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है।
लेकिन वॉल्यूम में चेंज वही है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैं PV बराबर nRT का यदि सर्जरी करता हूं तो प्रेशर कांस्टेंट में अब डिफरेंशिएट करूंगा तो सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट इंटू डेल्टा V इतना ही आएगा, और NR इस बार T कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से डेल्टा T आ गया। डेल्टा V को मैंने डेल्टा, यहां पे भी V लिखा और यहां पे भी V लिखा, क्यों? क्योंकि ये प्रश्न में कह रहा है कि वॉल्यूम में चेंज तब भी उतना ही है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, और तब भी जब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारे पास दो स्टेटमेंट आए, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। अब हमसे ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि द इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस वर 300 केल्विन एंड 2 एटमॉस्फेयर, यानी शुरुआत का जो टेम्परेचर और प्रेशर है T इनिशियल, यानी इस वक्त जो टेम्परेचर कांस्टेंट बता रहा था वो कांस्टेंट कितना है, 300 केल्विन, और प्रेशर जो था वो था 2 एटमॉस्फेरिक, 2 ATM। और हमसे ये जानना चाहता है कि यदि इसने दिया है, यानी थर्ड बात इसने खुद दी है कि डेल्टा T का जो मैग्नीट्यूड है वो यदि C डेल्टा P के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो आप हमें बताएं कि इस स्टेटमेंट में C क्या है। देखेंगे आप, मेरे पास दो इक्वेशन, मैं P डेल्टा V की जगह क्या लिख सकता हूं, V डेल्टा P लिख सकता हूं। बोलो, P डेल्टा V की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से यदि मैं मैग्नीट्यूड के रूप में इसको ऐसे लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, P डेल्टा V बराबर V डेल्टा P। मैंने माइनस पे गौर नहीं किया क्योंकि मैं परिमाण की बात कर रहा हूं, ऐसे मोड लिख करके मैं दिखा सकता हूं। यदि ये बात मैं यहां पुट करता हूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इससे कि V डेल्टा P बराबर NR डेल्टा T। बोलो, तो डेल्टा T बराबर क्या कह सकता हूं मैं, V डेल्टा P बटा NR। और ये क्या कह रहा है कि डेल्टा T बराबर क्या है, C डेल्टा P है। ये मैंने बात लागू कर दी। इसका मतलब C क्या है, डेल्टा P को छोड़ करके डेल्टा P के मल्टीपल में जो भी है वो C है। यानी इस बात से मेरे को क्या पता चल रहा है कि C इज नथिंग बट V बाई NR, और ये मुझे चाहिए, यानी मुझे बेसिकली V बाई NR चाहिए। V बाई NR कैसे मिल सकता है, इधर देखें, V बाई NR PV बराबर NRT से V बाई NR बराबर मैं T बाई P बोल सकता हूं। V बाई NR इज नथिंग बट T बाई P। कहां से, और T और P के वैल्यू मेरे को दे रखे हैं, T और P का वैल्यू, यानी C क्या है मेरा, T तो है 300 केल्विन और P क्या है 2 एटमॉस्फेयर, यानी 150 K बाई ATM। ये प्रश्न तुक्के से किया जा सकता था, यदि किसी को लास्ट में टाइम नहीं मिलता तो वो डिजिट देख करके देख सकता है। प्रश्न में बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ C इन K बाई ATM। K बाई ATM ये सजेस्ट कर रहा है कि आप टेम्परेचर को प्रेशर से डिवाइड करो, तो जो इसको नहीं पढ़ेगा और उसे लगेगा कि क्या पता सही हो जाए, तो एक ही टेम्परेचर का वैल्यू दे रखा है और एक ही प्रेशर का वैल्यू दे रखा है, तो उसको डिवाइड करते हुए उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो क्या? बाकी ये तरीका है। शुरुआत के ये क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से आपको अटपटे लग सकते हैं, बाकी थर्मोडायनामिक्स ऐसी है नहीं जैसी आपको फिलहाल इस वक्त इस बोर्ड पे दिख रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका हौसला टूटेगा नहीं, हौसला बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो मैंने थ्योरी पे लेक्चर आपको दिया है वो बातें पता हो। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 49 HMT का क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर का HT का क्वेश्चन है वो, उसे हम जब अगला थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 वाला देखेंगे। 48 वाला क्या, आपकी सीट में ये 48 दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 अपने डिस्कशन के हिसाब से, या मैं भी वैसे ही नंबरिंग देता हूँ, आप भी वैसे ही लग देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो
क्वेश्चन नंबर 3, बस ध्यान रखना कि मैंने पीछे से स्टार्ट किया है क्वेश्चंस को। ये भी एक इंजन की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि एन इंजन टेक्स इन 5 मोल्स ऑफ एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर, यानी टेम्परेचर का मान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब डिग्री सेंटीग्रेड में काम नहीं करना, आपको केल्विन में काम करना है, और केल्विन में काम करने के लिए आपको डिग्री सेंटीग्रेड को 273 के साथ ऐड करना होगा, यानी टेम्परेचर का मान है 273 प्लस 20 यानी 293 केल्विन। प्रेशर का वैल्यू है 1 एटमॉस्फेयर 1 atm। नंबर ऑफ मोल्स n, मोलों की संख्या कितनी है? 5 है। एंड कंप्रेसेस इट एडियाबेटिकली टू 1/10 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। इंजन क्या करता है, गैस को लेता है और उसको एडियाबेटिकली कंप्रेस करता है। एडियाबेटिकली कंप्रेस करने का मतलब dq 0 है, q कांस्टेंट बना हुआ है। रुदो संपर्क्रम, यानी इंजन गैस को लेकर के उसका अवस्था परिवर्तन कैसे कर रहा है? रुदो संपर्क्रम के थ्रू। रुदो संपर्क्रम है यहाँ पे, इसका मतलब dq का मान क्या है? 0 है। या फिर दूसरी बात, रुदो संपर्क्रम में आपने क्या दे रखी है? pv की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, या फिर पीटी के फॉर्म में क्या देख रखा है? अब वो मुझे भी याद नहीं है, आपको भी याद नहीं। टीवी के फॉर्म में भी आपने कुछ देख रखा होगा, उनको हम यूज करने वाले हैं। तो फिलहाल ये फंडामेंटल है, और जब आएगा तब उनको कन्वर्ट कर लेंगे हाथों हाथ। देखो, ओरिजिनल वॉल्यूम यानी V फाइनल और V इनिशियल का जो रेशो है वो कितना है? यदि ओरिजिनल कंप्रेस कर रहा है, इसका मतलब फाइनल वैल्यू कम हो रहा है, यानी यदि इनिशियल 10 टाइम है तो फाइनली 1 टाइम ही है। ये 1/10 का मतलब हुआ। कंप्रेस कर रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, 10 गुना कम कर दिया इसने। तो एक तो ये जानकारी आपके पास। एज्यूमिंग एयर टू बी डाइएटॉमिक, एयर कैसी है? द्विपरमाणुक है। द्विपरमाणुक होने से या एक परमाणुक होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है किस पे? गामा पे। गामा का वैल्यू कितना हो जाता है द्विपरमाणु के लिए? 7/5। तो गामा का वैल्यू कितना? 7/5। द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस कम्स आउट टू बी x किलोजूल। ये बोल रहा है कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है du, वो क्या है? x किलोजूल है। तो आप हमें बताएं कि x का मान कितना है। देखें, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है ये। यदि हम TFL की बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ की, तो थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है कि dq बराबर du प्लस dw, dq बराबर du प्लस dw। और चूंकि रुदो संपर्क्रम है, इस वजह से dq का मान क्या है? 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि du बराबर नेगेटिव dw, यानी एक तरह से रुदो संपर्क्रम के दौरान जो भी कार्य हो रहा है वो कार्य कहां से आ रहा है? उसको एनर्जी कहां से मिल रही है? आंतरिक ऊर्जा से। यानी रुदो संपर्क्रम के दौरान यदि आपका सिस्टम कार्य देता है आपको, इसका मतलब उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या हो रही है? कमी हो रही है, यानी वो आंतरिक ऊर्जा में कमी करके आपको कार्य दे रहा है। तो यदि हम परिमाण की बात करें तो आंतरिक ऊर्जा, ये मैं परिमाण की बात कर रहा हूं, मोड लगा दिया। आंतरिक ऊर्जा कैलकुलेट करने का मतलब होगा कि रुदो संपर्क्रम में हुआ कार्य कैलकुलेट करना। यानी बेसिकली हमसे ये सिर्फ इतना ही जानना चाहता है कि रुदो संपर्क्रम में कितना कार्य होता है, ये आप जानते हैं या नहीं जानते। तो हम ये जानते हैं क्योंकि थ्योरी में शुरुआत में ही आपको पढ़ाया गया कि W एडियाबेटिक जो होता है, रुदो संपर्क्रम में जो कार्य होता है एडियाबेटिक, W एडियाबेटिक, वो क्या है? NR
बटा गामा माइनस 1 और टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। यदि आप 1 माइनस गामा लिखते हैं तो फिर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होगा। तो आप कोई एक याद रख लें, बस आपको कार्य पूछा है और कुछ नहीं। n का मान दे रखा है, r का वैल्यू आपको मैंने बताया हुआ है, गामा का वैल्यू डाई एटॉमिक के लिए याद रखना पड़ेगा साहब। t इनिशियल और t फाइनल आपको कैलकुलेट करने होंगे। t इनिशियल दिया हुआ है, t फाइनल आपको कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? pv की पावर गामा बराबर कांस्टेंट वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा, आपको वो फॉर्मूला काम में आएगा जो t और v को रिलेट करता हो। तो t और v को रिलेट करने वाला फॉर्मूला क्या होता है? tv की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट या फिर 1 माइनस गामा बराबर कांस्टेंट। यदि आपको नहीं याद होता है, हालांकि पूरी तरह से मेरी ये अश्योरेंस आप समझ लें कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको ये याद होगा, क्योंकि तब तक आपको इसकी महत्ता पता चल जाएगी। तो चेंज करना हो तो पी वी बराबर एन आर टी को, एन आर छोड़ो कांस्टेंट है तो पी वी बराबर टी, आपको किसे रिप्लेस करना है? पी को। तो पी की जगह मैं टी बाई वी लिख सकता हूँ, और टी बाई वी लिखूंगा, पी की जगह तो टी तो वैसा का वैसा, और वी एक ऊपर चला गया तो गामा माइनस 1 हो गया। यानी टी वी की पावर गामा माइनस 1 बराबर क्या होता है? कांस्टेंट। किस में? रुद्धोष्म में। यही हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि टी फाइनल बाई टी इनिशियल बराबर वी इनिशियल बाई वी फाइनल गामा माइनस 1। टी क्या किया मैंने? ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, टी इनिशियल वी इनिशियल गामा माइनस 1 बराबर टी फाइनल वी फाइनल गामा माइनस 1, टी इनिशियल वी इनिशियल गामा माइनस 1 बराबर टी फाइनल वी फाइनल गामा माइनस 1। तो मुझे बेसिकली टी फाइनल चाहिए, तो टी फाइनल बराबर वी इनिशियल बाई वी फाइनल। देखो वी इनिशियल बाई वी फाइनल क्या है? 10 है, तो ये 10 की पावर गामा माइनस 1, 7/5 में से 1 गया तो 2/5 और इनटू टी इनिशियल कितना है? 293, यानी टी फाइनल आपको कितना मिलेगा? अब 10 की पावर 2/5, 10 की पावर 2/5 कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? 10 की पावर 0.4 कैलकुलेट कैसे करेंगे आप लोग? ये बताएंगे आपको, फ़िलहाल मुझे पता नहीं है। गणित के सर से पूछेंगे कि भाई 0.4 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फ़िलहाल आप इसे ऐसे ही यूज़ करें। बाकी अब आपका प्रश्न बन गया, आपको W चाहिए, तो W बराबर एन आर। एन का मान देखो दे रखा है 5, आर का मान कितना होता है? 8.314 बटा गामा माइनस 1। गामा माइनस 1 कितना आ रहा है? गामा माइनस 1 आ रहा है 2/5, तो 2/5, ये 5 ऊपर चला गया, बड़ा रहने दो, 2/5 और टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, तो ये टी फाइनल है और इसमें से आप टी इनिशियल घटाओगे तो क्या हो गया? 10 की पावर 0.4 माइनस 1 इंटू कॉमन ले लिया मैंने 293, और ये जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। इस बार आपके सर ने सॉल्व नहीं किया क्योंकि 10 की पावर 0.4 आपके टीचर नहीं जान रहे, तो ऐसा प्रश्न जेई मेन में कैसे पूछ लिया गया? इसका मतलब 0.4 को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, चर्चा करेंगे। देखें आप, तो ये आपके कितने प्रश्न हुए? बहुत कम प्रश्न हुए, टाइम काफ़ी हुआ होगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं हम। अगला प्रश्न देखेंगे आप, यानी ये 3 प्रश्न ऐसे थे जिनको देख करके आपको किसी एंगल से नहीं लगा कि थर्मोडायनामिक्स मैकेनिक्स से कम है, लेकिन मैं यदि कह रहा हूँ बार बार तो फिर कोई ना कोई टाइम आपको ज़रूर लगेगा ऐसा। देखें क्वेश्चन नंबर 47, यानी क्वेश्चन नंबर 4, अब 4 नहीं मैं गिन नहीं पाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 47 ही देखो आप।
स्टार्टिंग एट टेम्परेचर 300 केल्विन, टेम्परेचर का वैल्यू कितना है भाई 300 केल्विन है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक, मोल की संख्या 1 है, आदर्श गैस है, और आदर्श गैस होने का मतलब पीवी बराबर एनआरटी का संबंध लागू है। डाई एटॉमिक है, इसका मतलब गामा का मान 7/5 है, और दे ही दिया इसने इस बार 1.4। इस फर्स्ट कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, इसको क्या करते हैं, इस गैस को रुद्धोष्म रूप से कंप्रेस करते हैं। V1 to V2 यानी V2/V1 का वैल्यू आपको क्या दे रखा है कि पहले जब 16 था तो अब कितना कर दिया गया, 1 कर दिया गया आयतन। तो V2/V1 का रेशो आपको 1/16 दे रखा। उसके बाद ये तो पहला काम हुआ। सेकंड स्टेप में सेकंड काम क्या हुआ, इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोबारिकली टू वॉल्यूम 2V2। फिर क्या करता है, आइसोबारिकली का मतलब प्रेशर क्या बना हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम जो है यानी फाइनली वो इस वॉल्यूम का 2 टाइम्स कर दिया जाता है। आपसे ये जानना चाह रहा है कि इफ ऑल द प्रोसेसेस आर द क्वासी स्टैटिक देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस, कि आपको गैस का फाइनल टेम्परेचर निकालना है कि इस वक्त गैस का टेम्परेचर क्या है। देखो रुद्धोष्म प्रक्रम यदि है और इनिशियल टेम्परेचर आपको दे रखा है तो फाइनल टेम्परेचर आप निकाल सकते हैं जब आपको V की जानकारी दे रखी हो या प्रेशर की जानकारी दे रखी हो। कैसे, ठीक ऐसे ही। तो रुद्धोष्म वाली बात से मैं क्या लिखूंगा कि चूंकि रुद्धोष्म के लिए TV की पावर गामा-1 बराबर क्या होता है, कांस्टेंट, यानी T फाइनल बराबर, अभी मैंने आपको क्या बताया था, V इनिशियल बटा V फाइनल की पावर गामा-1 इंटू T इनिशियल, यानी T फाइनल, फाइनल का मतलब यहाँ वाला, ये वाला फाइनल नहीं, तो T फाइनल डैश लिख देता हूँ फिर मैं आपको, ये भी V फाइनल डैश फिर लिख देते हैं। तो T फाइनल डैश बराबर इंटरमीडिएट वाला यहाँ वाला कितना आया, V इनिशियल बाई V फाइनल कितना है 16, और 16 को हम 2 की पावर 4 बोल सकते हैं, तो 2 की पावर मैंने 4 बोला, की पावर गामा-1, गामा-1 का मतलब 2/5, 2/5 और T इनिशियल का मतलब 300। तो TF डैश बराबर कितना आया बच्चों, 2 की पावर 8/5, नहीं, और इंटू 300, पावर बड़ी खतरनाक डिजाइन हो रही है, 2 की पावर 8/5 इंटू 300, ये इस वक्त टेम्परेचर है। अब सेकंड, इसके बाद प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम डबल कर दिया जाता है। तो आदर्श गैस हैं, तो आप आदर्श गैस में देखें, जब प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे तो वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, यानी आप वॉल्यूम को डबल करेंगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डबल होगा। यानी टेम्परेचर आपको जो चाहिए आंसर में T फाइनली, वो वास्तव में 2 टाइम्स ऑफ T फाइनल डैश का आएगा, और इसका 2 टाइम्स जो भी रिजल्ट आपका आएगा, तो 2 इंटू 2 की पावर 8/5 इंटू 300। यहाँ पे भी आपको हम सिखाएंगे, चर्चा करेंगे कि पावर कैसे सॉल्व करनी है आपको। हालांकि गणित में आप सीखोगे, क्योंकि जेई का एग्ज़ाम तो गणित वाले ही देने वाले हैं, नीट वालों को ऐसी समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, फिर भी करेंगे इस पे बातचीत। अगला देखें आप, क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या कह रहा है, एक कार्नोट इंजन की बात कर रहा है कि एक कार्नोट इंजन
दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है। बिल्कुल टी हाई टेम्परेचर कितना दे रखा है 900 केल्विन, और लो टेम्परेचर कितना दे रखा है भाई 300 केल्विन। द इंजन परफॉर्म्स 1200 जूल ऑफ वर्क पर साइकिल। ये कार्य कितना देता है एक साइकिल में हमें 1200 जूल। हीट एनर्जी डिलीवर्ड बाय इंजन टू लो टेम्परेचर रिजर्वायर, यानी सिंक को इसने कितनी ऊर्जा रिजेक्ट करी है वो चाहिए। इस जानकारी को देकर के वो चाहता है कि QL का मान कितना है, कितनी हीट रिजेक्ट करी है। तो इसके लिए हमें पहले नीटा चाहिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा इंजन कितना दक्ष है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नीटा कैलकुलेट करता हूँ। नीटा मैंने आपको बताया 1 माइनस TH/TL से कैलकुलेट कर लेंगे। 1 माइनस TL/TH से, TL/TH से। तो TL कितना है 300/900, तो 1 में से 1/3 चला गया, यानी 2/3। तो नीटा कितना आ गया 2/3, ये टेम्परेचर की मदद से। लेकिन वैसे तो मैं अब लॉजिक से इसको कर सकता हूँ। कैसे? नीटा क्या बताता है कि हमने इनपुट 3 दिया और आउटपुट 2 आया, यानी वेस्टेज कितना हुआ 1। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब 2 का आउटपुट यानी 2 का जब कार्य मिलता है तो वेस्टेज कितना होता है 1। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि जब 1 का कार्य मिलता है तो वेस्टेज कितना होता है 1/2, यानी आधा वेस्टेज हो रहा है। तो कार्य जब 1200 मिला तो वेस्टेज कितना होगा 600। तो वैसे ही आंसर आ गया कि 600। मान लो आप ऐसे लॉजिक सोचने का नहीं हो, आप फॉर्मूले से चलना चाहो तो फॉर्मूले से चल सकते हो। नीटा को हम ऐसे भी तो बोलते हैं कि नीटा क्या है W/QH, यानी 1 माइनस W क्या है QH माइनस QL, यानी QL/QH। नीटा का मान ऑलरेडी कितना आया हुआ है 2/3 बराबर 1 माइनस, अब QL/QH आपको नहीं दिया तो W के फॉर्म में करो, फिर ऐसे लिखो इसे, फिर यहाँ चेंज करना पड़ेगा। अब दिमाग कहीं लगाओ, दिमाग को लगाना ही होगा। W दे रखा है तो इसके साथ छेड़छाड़ी ना करें। QH को क्या लिख सकता हूँ मैं, QH को लिख सकते हैं W माइनस QL। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो सॉल्व कर लो। तो नीटा की जगह क्या है 2/3। अब मेरा टाइम जाया ही हो रहा है, आपका भी। 1200/1200 माइनस QL, इसे सॉल्व कर लें आप। तो 1200 × 2 2400 माइनस 2 QL बराबर 12×3 3600। तो 2 QL उधर चला गया और 3600 इधर आ गया। नहीं तो क्या कहीं गलत तो नहीं लिखे? QH बराबर, अरे ये QH बराबर कार्य प्लस रिजेक्टेड प्लस है ना यहाँ, तो ये 2400 इधर चला गया तो 1200 बचा। 1200 में 2 का भाग गया, QL बराबर 600। इस तरह के प्रश्न जब आएंगे तो आपको एफिशिएंसी के मतलब से करना है क्वेश्चन कि एफिशिएंसी क्या बता रहा है कि हमने 3 पार्ट जब हीट इंजन को दिया तो उसका 2 पार्ट ही वर्क में कन्वर्ट हो पाया, यानी 1 पार्ट बचा हुआ पार्ट जो है 1 पार्ट वो रिजेक्ट हो गया। तो ये अब इस डाटा को मैं पढ़ सकता हूँ कि मेरा 1200 यदि कार्य मिला है, इसका मतलब रिजेक्ट कितना हुआ है। यहाँ क्या बता रहा है कि कार्य 2 मिला है, उस वक्त रिजेक्ट 1 हुआ है, यानी आधा रिजेक्ट करना पड़ा है हमें। तो 600 रिजेक्ट हीट हो गया। अगला देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे।
क्वेश्चन नंबर 45। इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, आप देख रहे हैं 2020 के पेपर्स में क्या चल रहा है, सब जगह एडियाबेटिक एडियाबेटिक एडियाबेटिक, रुदो संपर्क्रम की बातें हो रही है। इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस द डेंसिटी ऑफ ए डाइएटॉमिक गैस, डाइएटॉमिक गैस द्विपरमाणु गैस, द्विपरमाणु गैस से सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा कि गामा का मान कितना है 7/5। डेंसिटी जो है वो इनिशियल वैल्यू का 32 टाइम्स बन जाता है। रो फाइनली जो है वो इनिशियल रो का कितना है 32 टाइम्स, यानी रो फाइनल बाई रो इनिशियल कितना हो गया 32। ये एक जानकारी आपको दे रखी है। द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी n टाइम्स द इनिशियल प्रेशर। फाइनल प्रेशर जो है P फाइनल इज n टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर, यानी इनिशियल का कितनी टाइम्स है वो n, यानी P फाइनल और P इनिशियल का रेशो कितना है n। तो ये पूछ रहा है कि ये n क्या है, यानी ये कुछ नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है कि घनत्व का अनुपात यदि ये है तो मुझे बताओ दाब का अनुपात क्या है। अब घनत्व तो एडियाबेटिक में नहीं अब देखा हमने तो क्या देखा है, हमने तो ये देखा है कि प्रेशर वॉल्यूम के लिए क्या रिलेशन है, प्रेशर टेम्परेचर के लिए क्या रिलेशन है, और टेम्परेचर प्रेशर के लिए क्या रिलेशन है। ये बात कर रहा है डेंसिटी की। तो यहाँ तो बच्चे जितना मेहनत किए साल भर ऐसा तो कुछ आया ही नहीं, इस बार इसने डेंसिटी की बात कर ली, लेकिन आपको थोड़ा सा खेलना है। डेंसिटी की बात कर रहा है ये। डेंसिटी जो होती है वो मास बाई वॉल्यूम होता है, और इंजन का मास तो चेंज हो नहीं रहा, यानी वास्तव में रो को मैं मास बाई वॉल्यूम यदि लिखूं और मास कांस्टेंट है सिस्टम में, तो रो जो है वो बेसिकली वॉल्यूम के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। रो किसके व्युत्क्रमानुपाती है वॉल्यूम के, यानी इनडायरेक्टली इसने V के साथ रिलेशन दिया है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये P फाइनल बाई P इनिशियल यदि 32 है, इसका मतलब V फाइनल बाई V इनिशियल क्या है 1/32, और यही हमारे काम का है। अब हम बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। जब V के लिए रिलेशन पता हो तो P के लिए रिलेशन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? कैसे? रुदो संपर्क्रम में क्या होता है? रुदो संपर्क्रम में PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि P इनिशियल V इनिशियल की पावर गामा बराबर P फाइनल V फाइनल की पावर गामा, यानी हम ये बोल सकते हैं कि P फाइनल बटा P इनिशियल, P फाइनल बटा P इनिशियल बराबर V इनिशियल बटा V फाइनल की पावर गामा, और V इनिशियल बटा V फाइनल कितना है 32, और 32 की पावर गामा, गामा का मतलब 7/5, और 7/5 अब जो है सो है। देखो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P फाइनल बाई P इनिशियल तो n है, यानी n बराबर कितना 32। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5, और इसकी पावर कितनी 7/5। तो पावर तो आपस में क्या होती है गुणा हो जाती है, पावर पावर में हो तो कैंसिल आउट हो गई, यानी 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 कितनी हो गई 128। ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 44। तो रुदो संपर्क्रम में क्या होता है बच्चों, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। द्विपरमाणु गैस के लिए गामा कितना होता है 7/5। क्वेश्चन नंबर 44 लड्डू गोपाल प्रश्न है ये।
क्या प्रश्न है, देखो पीवी अक्ष पे परिक्रमों की बात कर रखी है इसने। ये दो वक्र हैं, ये T1 पे खींचा गया है और ये T2 पे खींचा गया है। T1 ज़्यादा है और T2 कम है। एक परिक्रम A से B के थ्रू होता है अवस्था परिवर्तन, यानी एक तो परिक्रम A से B है, एक है A से C। A से B वाला कौन सा परिक्रम है आप बता सकते हो क्या मुझे? कांस्टेंट प्रेशर वाला, यानी समदाबी परिक्रम। और एक है A से C, और ये कौन सा है? समायतनी। और एक है ऐसा परिक्रम A से D। तीनों ही परिक्रमों में कॉमन बात क्या है कि फाइनल टेम्परेचर सेम है। A से B में भी फाइनल टेम्परेचर T1 है, A से C में भी फाइनल टेम्परेचर T1 है, और A से D में भी फाइनल टेम्परेचर क्या है? D है। यानी इन तीनों परिक्रमों के लिए ध्यान दें आप मेरी बात, ये बात मैंने थ्योरी में आपको अच्छी तरह से बताई है। तीनों परिक्रम के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेम है, और टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तीनों परिक्रम के लिए सेम है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी सेम है तीनों परिक्रम में, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है? सेम है। क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इस बात पे ये प्रश्न पूछा गया है कि बच्चों को ये पता है कि नहीं है कि आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का फलन होता है। आंतरिक ऊर्जा केवल तभी अलग होगी जब टेम्परेचर अलग होगा। इसने पूछा क्या? इसने पूछा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी EAB, EAC और EAD लिखा हुआ है, तो मैं क्या कहूँगा कि EAB, EAC और EAD बराबर है, इंटरनल एनर्जी तो सेम ही है। ऐसा कौन से ऑप्शन में है भाई? ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड में, लेकिन इसमें बोनस मिला है। क्यों मिला है बोनस बच्चों को? कार्य के बारे में और बात कर रखी है। WA2B, जब P कांस्टेंट हो तो कार्य कैसे निकलता है? A to B, P जब कांस्टेंट हो तो कार्य कैसे निकलता है? NR T फाइनल माइनस T इनिशियल, तो T फाइनल T1 माइनस T फाइनल माइनस T इनिशियल, यानी T1 माइनस T2। T1 ज़्यादा है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है, यानी ये कार्य क्या है? ग्रेटर देन 0 है। WA2C आइसोकोरिक प्रोसेस है, समायतनी परिक्रम है, इस वजह से A to C में तो कोई कार्य हुआ ही नहीं है, तो WA2C क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और A to D कौन सा परिक्रम है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि A to C में प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब हमें वर्क मिल रहा है, यानी सराउंडिंग को वर्क मिल रहा है, सिस्टम दे रहा है, सिस्टम वर्क डिलीवर कर रहा है कि सिस्टम वर्क रिसीव कर रहा है। तो ये डायरेक्शन से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? ये डायरेक्शन से। डायरेक्शन जब इसमें इस तरह की है, यानी जब वॉल्यूम आपका कम हो रहा हो, प्रेशर जब आपका बढ़ रहा हो, तो वर्क क्या होता है? नेगेटिव होता है, वर्क लेस देन 0 होता है। मैंने आपको बताया, ये ध्यान रखना है हमेशा ही, पीवी वक्र जब दे रखा हो, यदि इस तरह हो, प्रेशर डाउन जा रहा हो और वॉल्यूम बढ़ रहा हो, तब कार्य जो मिलता है आपको वो पीवी अक्ष के द्वारा ये मिलता है। लेकिन इसी की जब डायरेक्शन चेंज हो जाए, अब कार्य जो होगा वो क्या होगा? ये है तो कार्य, लेकिन ये कार्य नेगेटिव है, ये कार्य क्या है? पॉजिटिव है। तो ये एरो क्या सजेस्ट कर रहा है कि वॉल्यूम गिर रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है? अप जा रहा है।
अब देखो इसमें ऑप्शन बी में ए टू बी ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल सही बात है। ए टू सी 0, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सी टू डी सॉरी ए टू डी इज ग्रेटर देन 0 बता रखा है, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। इस वजह से इस क्वेश्चन में बोनस है। तो अच्छा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 43 और ही अच्छा क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। यानी अब प्रश्न देख करके आपको ऐसा लगना चाहिए कि यदि हम थर्मोडायनामिक्स की बातों को समझते हैं, बातों को जानते हैं, तो यहाँ से इस सेक्शन से क्वेश्चन करना आपके बूते के बाहर की चीज़ें नहीं है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, आप स्वयं ट्राई करें इन क्वेश्चंस को सबसे पहले, तो उसके बाद मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। सुमेलन का प्रश्न है, मैच द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। देखें आप, एक तरफ तो प्रक्रम है, यानी चारों प्रक्रम की इन्होंने बात कर ली और उनकी खूबियां मैच करवा ली कि देखें बच्चों को पता है कि नहीं, प्रक्रम और विशेषताएं, कंडीशन। पहला प्रक्रम कौन सा, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक यानी रुद्धोष्म। दूसरा प्रक्रम आइसोथर्मल यानी समतापी। तीसरा प्रक्रम आइसोकोरिक यानी समायतनी। चौथा प्रक्रम आइसोबारिक समदाबी यानी प्रेशर कांस्टेंट। तो आप मेरे को ये बात बताओ कि आपको इन प्रक्रमों के बारे में क्या क्या पता है। पता सर ये है कि एडियाबेटिक रुद्धोष्म, रुद्धोष्म में DQ 0 होता है, और DQ 0 होता है तो आप लिख दें कि ये खूबी जानता हूं मैं, तो DQ 0 होता है। आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, और सर मुझे पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर नहीं बदल रहा, इसका मतलब DU का मान 0 है। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, यानी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आप क्या कहेंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। यानी समतापी प्रक्रम ऐसा प्रक्रम है जिसमें हम जितना भी हीट देते हैं वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट होता है, कार्य में, TFL से, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से। तो एडियाबेटिक का तो अपना डेफिनेशन ये DQ बराबर 0। आइसोथर्मल में इस बात के थ्रू आ रहा है वो कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो U भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी DU क्या है, 0 है। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब समायतनी, और समायतनी में आपको पता है कि कार्य 0 होता है, DW बराबर 0। आइसोबारिक, आइसोबारिक में क्या होता है, आइसोबारिक में तो कुछ भी 0 नहीं होता। तो देखें आप, अब मिलाएं, मैच करें, कुछ भी 0 नहीं होता, यानी DQ भी 0 नहीं, DU भी 0 नहीं, और DW भी 0 नहीं। तो मिला सकते हो क्या, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। फर्स्ट का B से मिलान हो रहा है, सेकंड का D से मिलान हो रहा है, वो C नहीं है, D है। सेकंड का किस से मिलान हो रहा है, D से। थर्ड का A से। प्रश्न नंबर 42, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए बैलून फिल्ड विद हीलियम एट 32 डिग्री सेंटीग्रेड और इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक गुब्बारा है जो हीलियम गैस से भरा हुआ है, वो अचानक से फट रहा है। जब अचानक शब्द यदि यूज आ जाए, गुब्बारे का फटना अचानक ही होता है, अचानक होने वाला प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम ही है। ध्यान रखना बच्चों मेरी बात, अचानक कौन सा प्रक्रम, रुद्धोष्म। क्यों? क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम के मूल में क्या बात है, रुद्धोष्म प्रक्रम का मतलब DQ बराबर 0, यानी मतलब क्या, मतलब ये कि सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं कर पा रहा। जब किसी निकाय की अवस्था में परिवर्तन ऐसे हो कि निकाय परिवेश के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान करने में असमर्थ हो, ना तो हीट ले सकता हो ना हीट दे सकता हो, वर्क ले सकता है, वर्क दे सकता है, ध्यान रखना इस बात का, केवल हीट को एक्सचेंज नहीं कर सकता, तो वो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। और कोई भी प्रक्रम यदि अचानक होगा तो इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि सराउंडिंग के साथ, परिवेश के साथ हीट का एक्सचेंज कर पाए।
तेजी से होने वाले प्रक्रम में टाइम नहीं मिलता हीट एक्सचेंज होने के लिए, और हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता, इस वजह से वो क्या होगा, एडियाबेटिक होगा, रुदोष्म होगा। तो क्या कह रहा है कि ये अचानक से फटने वाला किस प्रक्रम से संबंधित है, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक नहीं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का हिंदी मतलब होता है अनुत्कर्मणीय, रिवर्सिबल का मतलब होता है उत्कर्मणीय। ये अनुत्कर्मणीय रुदोष्म प्रक्रम है, क्योंकि आप कंडीशंस को विपरीत करेंगे तो सेम वही चीजें आपको नहीं मिलेगी। नहीं मिलने का मतलब क्या है कि वापिस से यदि आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहे कि गुब्बारा फिर से उसी कंडीशन में आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा है, 41। इस प्रकृति में कोई सा भी प्रक्रम रिवर्सिबल नहीं होता, सारे के सारे प्रक्रम इरिवर्सिबल है। दूध फट गया तो फिर फटे हुए से दूध नहीं बनेगा, देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। यदि आपकी थ्योरी सही है, और थ्योरी में आपने देखा है कि 2 ही दिन की थ्योरी है मात्र, थर्मोडायनेमिक्स का तो 1 ही दिन का थ्योरी है। एक लेक्चर यदि आपने अच्छे से कंठस्थ कर लिया, और वो कंटेस्ट इस क्वेश्चन के थ्रू हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अपना बता देंगे कि कौन सी चीज़ें याद रखने की है और कौन सी चीज़ें डंप करने की है। देखें आप, ए हीट इंजन इज इन्वॉल्व विद एक्सचेंज ऑफ हीट ऑफ। एक हीट इंजन हीट एक्सचेंज कर रहा है। ये प्रश्न ट्रिकी प्रश्न है वाकई में। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक बात से उठाया गया है, और बिल्कुल सामान्य बात जो होती है उस तरफ बच्चों का ध्यान नहीं जाता है। रुदोष्म प्रक्रम में बच्चे ये तो याद रखते हैं, सब रखते हैं कि पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, लेकिन बच्चे ये बात भूल जाते हैं कि रुदोष्म प्रक्रम में dq बराबर 0 होता है। अचानक फटने वाला प्रक्रम रुदोष्म प्रक्रम होता है। तो यही बात इसमें है कि हीट एक्सचेंज कर रहा है एक हीट इंजन। कितनी हीट, एक तो हीट का मान है 915 जूल, दूसरा -40 जूल। आप कितनी कोशिश कर लें, मुझे लगता नहीं है कि आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो अचंभित हो जाओगे कि बस यही बात थी क्या सर। क्या कह रहा है, ये 4 इसने हीट दी 1915, -40 + 125 और -q ड्यूरिंग 1 साइकिल अचीविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 50%। नीटा कितना है, 0.5 है। नीटा का मान 1/2 है, परसेंटेज में 50% और वैसे 1/2। क्या चाहता है कि ये जो Q है ये बताओ ये कितना है। अब देखें आप, नीटा बेसिकली क्या है, नीटा है कि वर्क कितना मिला। नीटा क्या है, वर्क कितना मिला, किसके रेस्पेक्ट में आपने हीट इनपुट कितना दिया, नेट नहीं, कितना हीट सिस्टम को दिया है, सिस्टम ने हीट कितना रिसीव किया है। सिस्टम ने हीट रिसीव कितना किया, प्लस वाला वैल्यू सिर्फ, क्योंकि माइनस वाला तो रिजेक्ट को बता रहा है। यानी सिस्टम ने हीट रिसीव किया 915 + 125 जूल, इतना। वर्क कितना दिया, वर्क दिया 915 + 125, ये तो QH का, Q इनपुट का वैल्यू हो गया, माइनस जो हीट रिजेक्ट हुआ उसको छोड़ करके जो भी बचा, यानी -40 और -Q। बस ये एक स्टेटमेंट बन गया, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। यानी 1/2 बराबर क्या आ गया, 1915 का 15 का मतलब हो गया 40, यानी 2040 नहीं, -40 यानी 2000 -Q बटा 2040, तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1020, तो 1020 इधर आ गया, यानी Q बराबर कितना आ गया, 2000 - 1020 यानी 980 जूल। ये आपका आंसर है।
देखें आप, तो बस इतनी सी बातों से आपको NIT मिल जाएगा। बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं चाहिए। जो टीचर आपको बता रहा है कंसेप्ट्स, जो थ्योरी में बातें आपको बता रहा है जोर दे दे करके, वही बातें आपके लिए NIT के एम्स के दरवाजे खोल देगी। दुनिया भर का मटेरियल पड़ा हुआ है और ये डिजिटल ज़माना है, दुनिया भर के टीचर्स हैं, दुनिया भर की किताबें हैं। वो सब आपके तभी काम का है जब आपको सिर्फ अभ्यास करना हो, वो सब सीखने के लिए नहीं है। यदि आपने बेसिक सीखा हुआ नहीं है और आप उनकी तरफ भागते हैं तो आप भटक रहे हैं, बेसिकली पढ़ नहीं रहे। एक्स्ट्रा मटेरियल जिस भी टीचर का है, जिस भी संस्था का है, वो आपके तभी काम का है जब आपको ये लगे कि मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अब केवल अभ्यास का मामला रह गया है। देखें आप, तो फिलहाल आप इन चीज़ों पे वर्क करें। अगला प्रश्न ले रहे हैं हम, प्रश्न नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है बच्चों? Which of the following is an equivalent cyclic process corresponding to the thermodynamic cycle given in the figure? 1 से 2 वाला जो प्रक्रम है वो कह रहा है ये एडियाबेटिक है, इसको आपको एडियाबेटिक मानना है। रुदोसम प्रक्रम है 1 to 2। इसने एक प्रक्रम दिया P और V अक्ष पे। किस पे दिया भाई इसने? P और V अक्ष पे। ये ऐसे प्रक्रम दिया है, स्केल पे नहीं बनाया है, बस 1 से 2 जिसका आपको पता नहीं चल रहा था क्योंकि 1 ये लाइन नहीं है बच्चों सीधी। एडियाबेटिक इसने क्यों दिया? अच्छा, एक बात मैंने थ्योरी में आपको और बताना था, बता देंगे क्वेश्चन आएगा तब। क्योंकि इस तरह की शेप का रुदोसम और समतापी प्रक्रम की जो शेप होती है वो सेम ही होता है। रुदोसम प्रक्रम की ढाल ज़्यादा होती है समतापी की बजाय। इस वजह से इसको कहना पड़ा कि 1 से 2 बच्चे समतापी ना समझ लें, ये रुदोसम है। तो ये 3 ये पूछ रहा है कि जब इसी चक्रीय प्रक्रम को PV की बजाय VT पे दिखाऊंगा तो क्या आएगा? PV की बजाय VT पे दिखाऊंगा, यानी आपको PV बराबर nRT वाले रिलेशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि PV को VT में कन्वर्ट करना है। तो आप तो पहली बात तो ये देखें कि एक तो कॉमन है V, तो V कांस्टेंट किस में है? 3 to 1 में। 3 to 1 के दौरान V क्या बना हुआ? कांस्टेंट। तो जब VT का बनाओगे तो 3 to 1 वाली तो ऐसे क्षैतिज रेखा आएगी। तो पहला देखो, पहले में 3 to 1, 3 to 1 बिल्कुल ठीक है। 1 to 2 और 2 to 3 तो कोई सा ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रुदोसम प्रक्रम जो है उसकी सीधी रेखा नहीं हो सकती। रुदोसम प्रक्रम सरल रेखा में नहीं होगा कभी भी, क्योंकि P और V के साथ गामा का रिलेशन है। सरल रेखा कब होता है? जब कोई राशि x, मान लो सपोज राशि x डायरेक्टली y के साथ क्या हो? प्रोपोर्शनल हो, यानी जब x बटा y बराबर कांस्टेंट ऐसा बने। और रुदोसम प्रक्रम में ना तो p बाई v बराबर कांस्टेंट होता है, ना v बाई p बराबर कांस्टेंट, ना p बाई t बराबर कांस्टेंट, ना v बाई t बराबर कांस्टेंट। इस वजह से स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा रुदोसम के लिए, इस कारण मैंने फर्स्ट को रिजेक्ट किया। सेकंड में आप देखें तो पहला तो मैं यही चेक कर रहा हूं, तो सेकंड में तो 2 है यानी हो सकता है। तो आप चेक करें कि 3 to 1 क्या v बराबर कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं। 3 to 1 v बराबर कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन 3 to 1 v बराबर कांस्टेंट इसमें नहीं है। अरे भाई बावड़ों, दिख रहा है ना आपके पास है। 3 to 1 में v का मान कांस्टेंट होना चाहिए, यानी जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उन सब में 3 to 1 वाला प्रक्रम क्षैतिज लाइन से दिखना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में आप देखें
3 to 1 क्षैतिज है। आप गौर से देखेंगे तो 3 ऑप्शन में, ऑप्शन 4th, 3rd और 1st, इसमें 3 to 1 क्षैतिज है। होना भी चाहिए, क्योंकि ये तो पहली बात है जो तुरंत पकड़ में आएगी कि V तो कॉमन है, तो V 3 to 1 कांस्टेंट है, तो इनमें भी जब V की बात करोगे तो 3 to 1 तो कांस्टेंट होना चाहिए। अगला बात देखें आप, तो एक तो क्या हुआ ऑप्शन, अब इतना टाइम हॉल में आपका लगना नहीं चाहिए सारों को वेरीफाई करने का। आप चौथे ऑप्शन की तरफ यदि गौर से देखेंगे तो 3 to 1 V बराबर कांस्टेंट है और 2 to 3 V प्रोपोर्शनल T है। देखो ये प्रक्रम V बराबर कांस्टेंट वाला है और ये प्रक्रम P बराबर कांस्टेंट वाला है। PV बराबर nRT मेरे को बताता है कि जब P कांस्टेंट होगा तो V किसके समानुपाती होगा? T के। तो V समानुपाती T वाली रेखा 2 to 3 को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, 2 to 3 को, और वो 2 to 3 को रिप्रेजेंट किस में कर रही है? केवल और केवल चौथे ऑप्शन में। बाकी 1 to 2 ठीक है, कोई समस्या ही नहीं है, 1 to 2 में तो कोई समस्या ही नहीं, 1 to 2, तो ऑप्शन 4th आपका करेक्ट हो गया। अगला देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 39, लड्डू गोपाल प्रश्न दिख रहा है, क्योंकि कार्नोट इंजन का यदि प्रश्न आ जाए, कार्नो शब्द आपको दिख जाए, इसका मतलब आपके 4 नंबर पक्के हैं। देखें आप, ए कार्नोट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी दे रखी है भाई, नीटा का मान 1/10 इज बीइंग यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेटर। कार्नो इंजन को रेफ्रिजरेटर के तौर पे यूज लेना है, क्या करना पड़ेगा? प्रक्रमों की दिशा को विपरीत करना पड़ेगा। थ्योरी में ये बात बताई आपको मैंने। इफ द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर को जो आप वर्क इनपुट दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं भाई? 10 जूल का। ये आपसे क्या चाहता है? ये चाहता है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर। ये चाहता है कि जो लोअर टेम्परेचर पे जो सिंक है, लोअर टेम्परेचर पे जो सिंक है वहाँ से कितनी हीट इसने पिकअप करी, यानी ये QL का वैल्यू चाहता है। ठीक बात है, वर्क इनपुट हमारे पास है, QL हमारे पास है, तो हम QH बता सकते हैं, लेकिन सॉरी QL हमारे पास कहाँ है? तो QL हमारे पास नहीं है, तो फिर रेफ्रिजरेटर की दक्षता हमें चाहिए, यानी बीटा चाहिए, और बीटा हमें मिल जाएगा क्योंकि मैंने नीटा के साथ आपको बीटा का रिलेशन बता रखा है। क्या रिलेशन बता रखा है? 1 - 1/नीटा। तो बीटा बराबर कितना आ गया आपका? 1 - 1/10, यानी यही बताया है क्या? 10 - 1 9/10। हाँ, बीटा का मान तो 1 से ज़्यादा होता है, इसका मतलब बीटा का रिलेशन, यार आप थ्योरी में देख नहीं सकते हैं, बताऊँ फिर से? देखो भाई, देखो फिर, तो बीटा बराबर, नीटा बराबर क्या होता है? नीटा बराबर होता है 1 - बेसिक से चलते हैं, QH माइनस, दोबारा डेरिवेशन करना पड़ेगा तेरी, तो देखें आप, QH माइनस QL। मेरे ख्याल से मैं याद ही करने की कोशिश करता हूँ कितना, क्या इतना डेरिवेशन करेंगे। बीटा बराबर हमारे ख्याल से होना चाहिए 1 + 1/नीटा, यानी 1 + 1/नीटा का मतलब 10 कि माइनस, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ शायद माइनस हो, नीटा -1/, हाँ ठीक है यही है, तो 1 - 1/10, यानी नहीं 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 नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, 1/नीटा -1 ऐसा हो सकता है, 1/नीटा -1। आप चेक करेंगे इसे, यदि आंसर आ गया तो ये सही है। तो 1/नीटा तो हो गया 10, और 10 - 1 कितना हो गया? 9। तो बीटा का मान कितना आया? 9 आया। बीटा होता क्या है बाय डेफिनेशन? बीटा होता है कि आपने दिया क्या? दिया तो हमने वर्क, इंटरेस्टेड क्या हो? रेफ्रिजरेटर से QL चाहते हैं, तो QL बराबर क्या आ गया?
QL बराबर आ गया प्यारे बच्चों बीटा इंटू वर्क। तो बीटा हमारे पास 9 है और वर्क है 10, हमारा उत्तर है 90 जूल। ये आपका आंसर है। तो आंसर ठीक है, इसका मतलब बीटा बराबर 1/η-1 होता है। एगा देखो, आगे देखो, आगे देखो भाई। तो 2020 के कितने क्वेश्चन बच गए? 3-4 क्वेश्चन और हैं, देखें आप। यानी आज के लेक्चर को देख करके आपका डर भाग जाना चाहिए, क्योंकि आज आपने देख लिया एग्ज़ाम देने जाने से पहले ही कि भाई एग्ज़ाम के मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड को पकड़ो आप। जिसने ट्रेंड को पकड़ लिया वो तो सफल है, और जो ट्रेंड नहीं पकड़ पाया कि चलन में क्या है, उसके लिए समस्या है। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे आप। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 38 है जैसा क्वेश्चन 40 था। तो इसमें क्या दे रखा है? VT दे रखा है। कौन सा ग्राफ दे रखा है? VT। बस दिमाग यूज करना है। इंजीनियर्स के पास दिमाग होना जरूरी है, बिना दिमाग का कोई इंजीनियर काम का नहीं। ये दे रखा है देखो, Y to Z। Y to Z, मेरा दिमाग क्या कह रहा है कि Y to Z तो समायतनी प्रक्रम है। Z to X क्या है? Z to X है समतापी। और X to Y क्या है? X to Y क्या बता रहा है? V प्रोपोर्शनल T बता रहा है। और V प्रोपोर्शनल T कब होता है? जब P क्या हो? कांस्टेंट हो। कैसे बावड़ों? PV बराबर NRT। जब P कांस्टेंट होगा तभी तो V प्रोपोर्शनल T आएगा, स्ट्रेट लाइन। अब जो मर्जी ग्राफ बनवा लो हमसे, हम खुद ही बना देंगे। बोलो कौन सा ग्राफ चाहिए? किस में चाहिए? PV में चाहिए। PV में तो बोलो PV में प्रेशर कांस्टेंट वाला ग्राफ कौन सा है? प्रेशर कांस्टेंट वाला है X to Y। तो X to Y तो ऐसे आना चाहिए, X to Y। आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल। और V कांस्टेंट वाला ग्राफ कौन सा है? V कांस्टेंट वाला है Z to Y। V कांस्टेंट वाला कौन सा है? Z to Y। तो ये ऐसे आना चाहिए। और बोलो P कांस्टेंट हो गया, V कांस्टेंट हो गया, T कांस्टेंट वाला। T जब कांस्टेंट होगा, देखें आप इसमें PV बराबर NRT में जब T कांस्टेंट होगा तो P 1/V के समानुपाती होगा। और P 1/V के समानुपाती होने का मतलब आयताकार अतिपरवलय बनता है। ध्यान रखना ये X into Y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ होता है आयताकार अतिपरवलय। तो इस तरह का ग्राफ आएगा। अब डायरेक्शन आप चेक कर लो, जो भी है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी डायरेक्शन की। तो ये हो गया बस। डायरेक्शन ये क्या है? ऑप्शन एक ही है ऐसा सही, बाकी किसी में है ही नहीं। अगला देखो, तो फर्जी क्वेश्चन था। अरे थोड़ा बहुत तो पेपर सेट करने वालों को भी गांव के बच्चों की फिक्र होगी ना, कि वो भी तो क्वेश्चंस बनाए। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसको लोगों ने टफ कहा, लेकिन टफ था नहीं। देखेंगे आप, देखेंगे प्यारे बच्चे, इधर देख लेंगे क्या? इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 थ्योरी के आखिरी में मैंने जो पढ़ाया आपको, वहां से एक क्वेश्चन पिकअप किया गया। यदि वो आखिरी 5-4 मिनट में नहीं बकता तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर नहीं बनता। देखें आप, तो आखिरी 4 मिनट कमाल कर गए। देखेंगे आप, प्रश्न नंबर 37 अच्छा प्रश्न है। इसको टफ प्रश्न, हार्ड प्रश्न की कैटेगरी में रखा गया था जब भी आया था, तो पता नहीं ऐसा क्यों था। अंडर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक के भाव बहुत तेज है ना। एडियाबेटिक, आडियाबेटिक,
एडियाबेटिक में पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट और टीवी की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट। सॉरी, एडियाबेटिक में क्या होता है, टीवी की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट होता है। तो और टीपी का क्या फंडा होता है, टीपी का नहीं मिला आपको? यार टीपी का भी बता दूं फिर। पीवी बराबर एनआरटी में पीवी बराबर टी, इससे नहीं, टी पी चाहिए तो वी की जगह क्या लिखोगे, टी बाई पी। वी की जगह क्या लिख सकते हैं आप, टी बाई पी, यानी टी इंटू पी की पावर माइनस 1। ये वैल्यू आप पुट करो यहाँ, तो टी की पावर तो कितना हो गया, गामा माइनस 1। अरे बावड़े हो यार, एक तो समझते नहीं हो। टी पी की पावर माइनस 1 गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट। तो टी की पावर गामा माइनस 1 प्लस गामा, तो टी की पावर गामा और पी की पावर ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 माइनस गामा बराबर कांस्टेंट। थ्योरी में बता रखा है। देखो, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस गेट्स डबल्ड। वॉल्यूम वी फाइनल जो है वो इनिशियल का डबल है, ये दे रखी है एक तो बात, यानी वी फाइनल बाई वी इनिशियल इज 2। और बोलो, कॉन्सिक्वेंटली परिणामते द मीन कोलिजन टाइम बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स चेंज फ्रॉम T1 टू T2। विश्रांति काल T1 से T2 तक चेंज हो जाता है। और ये पूछ रहा है कि T2 बाई T1 विश्रांति काल, मेन कोलिजन टाइम क्या है, विश्रांति काल। विश्रांति काल मैंने बताया है क्रमागत टक्करों के मध्य लगा समय, इसका अनुपात पूछ रहा है। Cp बाई Cv बराबर गामा, यार ये तो पता ही होता है हमें। फॉर दिस गैस देन ए गुड एस्टिमेट फॉर T2 बाई T1। T2 बाई T1 ये चाहता है। देखो भाई, देखो बावड़ो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या होता है, अब मेरे को देखो इतना बेसिक फॉर्मूला ऐसे याद रहता है, समय के लिए भी मेरे को बनाना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत बनाना पड़े तो उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। दूरी बटा चाल। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि विश्रांति काल जो है, यदि मैं विश्रांति काल की बात करूं तो विश्रांति काल दूरी मतलब माध्य मुक्त पथ लैम्डा, और चाल VRMS, यानी विश्रांति काल क्या हुआ, लैम्डा बटा VRMS। और मैंने ये देखा है कि लैम्डा जो है, मैंने ये दिखाया है आपको कि लैम्डा होता है 3kT बाई नहीं, VRMS होता है ये तो, सॉरी तो VRMS है। लैम्डा मैंने आपको दिखाया एग्जैक्टली 1/√2 सिग्मा n, जहां पे सिग्मा तो संगठ काट क्षेत्र है, तो 1/√2 सिग्मा, और n क्या है, नंबर डेंसिटी, यानी n बाई v, यहां मैं लिख देता हूं। और PV बराबर nRT से, PV बराबर nRT या PV बराबर nKT से, n क्या है, नंबर ऑफ कण है। मैं क्या n बाई v को P बाई KT बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। बस इसी चीज़ ने बच्चों के लिए हार्ड बना दिया था इसको, कि बच्चे इतना सोच नहीं पाए। 1/√2 सिग्मा n बाई वी की जगह P बाई KT, यानी बेसिकली ये तो सब कांस्टेंट है, ये कचरा तो कांस्टेंट है। जब अनुपात का मामला हो तो कांस्टेंट की फिक्र नहीं करनी चाहिए, पकड़ लो इस बात को। जब अनुपात का मामला हो तो कांस्टेंट की फिक्र नहीं करनी चाहिए, ये अभ्यास से कॉन्फिडेंस आएगा, वरना ऐसे ना कर लेना। तो लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ, T बाई P इंटू कोई कांस्टेंट की मैं फिक्र नहीं कर रहा। रही बात VRMS की, VRMS के बारे में मैं क्या जानता हूँ, VRMS के बारे में ये जानता हूँ कि ये होता है 3kT बाई m, 3kT बाई m, बोलो नहीं जानता। यानी ये तो कचरा कांस्टेंट है 3k बाई m, तो 3k बाई m तो क्या है, कांस्टेंट है। यानी VRMS वास्तव में क्या है, √T इंटू कांस्टेंट। तो मेरे को तो सिर्फ √T चाहिए, तो T बराबर क्या आया, लैम्डा की जगह तो आया T बाई P, और VRMS की जगह आया √T, यानी टॉ बराबर क्या आ गया, तो अंडर से ऊपर अंडर आ गया, तो √T बाई P। यानी बेसिकली जब आप T2 बाई T1 लिखने वाले हैं तो T2 बाई T1 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं √T1 बटा T2 और
P1 बटा P2, P1 बटा P2, और T और P में आपके पास रिलेशन है ही, ये वाला है कि नहीं है, बोलो। तो आप किसी भी एक को चेंज कर दो। अब बात रही कि यहाँ जो हमें रिलेशन मिला है वो रिलेशन किसके लिए मिला है, V के लिए। ये डाटा किसके लिए है, V के लिए है, तो कोई बात नहीं। तो T2 और कुछ रहा तो नहीं, n को चेंज कर लिया, हाँ ठीक है। तो T2 बाई T1 बराबर, एक तो ये पढ़ा रहे हैं तो आपका अंडर रूट T1 बाई T2, रुदोसम प्रक्रम के लिए साथ ही PV की पावर गामा बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। तो मैं P2 बाई P1 को क्या लिख सकता हूँ, P2 बाई P1 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, V1 बटा V2 की पावर गामा, और V1 बटा V2, V1 बटा V2 क्या है, 1 बटा 2 है। अरे भाई V2 बाई V1 2 है, डबल हो रहा है ना, तो 1 बाई 2 की पावर गामा। तो यहाँ से मैंने P2 बाई P1 क्या लिखना है, 1 बाई 2 की पावर गामा। रही बात T1 T2 की, तो T1 T2 मैं कहाँ से लिखूंगा, फिर TV रिलेशन यूज़ कर लें हम PT रिलेशन के बजाय। ये मैंने इसके लिए TP हमारे काम का नहीं, हालांकि काम का तो क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी चलो इसको हम यूज़ करें, इसकी बजाय TV रिलेशन यूज़ कर लेते हैं। तो TV की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट होता है। तो T1 बाई T2 मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ V2 बाई V1 की पावर गामा माइनस 1। हाँ बात तो सही कह रहे हैं, है तो प्रश्न हार्ड है ना। तो V2 बाई V1 कितना हो गया, 2 की पावर, V2 बाई V1 तो 2 है, 2 की पावर गामा माइनस 1, यानी T2 बाई T1। लेकिन ये तो क्या है, अंडर रूट है, तो इसका जब अंडर रूट होगा तो पावर क्या हो जाएगी, आधी और आ जाएगी। बोलो, इसकी पावर आधी और आ जाएगी। अरे अंडर रूट का मतलब आधा पावर, इसको यदि मैं अंडर रूट में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा ना, 2 की पावर गामा माइनस 1 बाई 2। तो ये क्या आया मेरे पास, 2 की पावर गामा माइनस 1 बाई 2, और बटा क्या है, इनटू क्या है, 1/2 की पावर गामा, यानी 2 की पावर माइनस गामा ऊपर लेके आ गया मैं। तो ये क्या आ गया, सोल्व कर लो, आधार से में घाते जुड़ जाएगी। तो गामा माइनस 1 बाई 2 माइनस गामा, तो गामा ये -2 सारा माइनस में आ गया, 2 की पावर माइनस गामा और 2 की पावर -2 गामा माइनस गामा बाई 2, नहीं, ऐसा नहीं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, देखेंगे आप। हालांकि इस क्वेश्चन में बोनस मिला है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। थोड़ा सा टाइम तो आपका डबल चला गया, कोई नहीं, है प्रक्रिया यही। क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं कर पा रहा, माइनस में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा देखते हैं हम। देखो, तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि T2 बाई T1, ये मैं रिपीट नहीं कर रहा, T2 बाई T1 हमारे पास आ रहा है, T2 बाई T1 क्या आ रहा है, अंडर रूट T बाई P। कर लेना यार, आप इसे सॉल्व कर लेना, नहीं आए तो मेरे को बताना, दोबारा क्यों टाइम किल कर रहे हो, पूरा उतना का उतना टाइम जाएगा। देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 38 नहीं 36 बताओगे आप लोग मुझे। क्वेश्चन नंबर 37 आपका हुआ कि नहीं हुआ, सॉल्व करना है। उत्तर आएगा 2 की पावर गामा प्लस 1 बाई 2, जहाँ 1 बाई 2 दे रखा है मेरे ख्याल से, बाकी हम आपको वेरीफाई करके बताते हैं। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, और 11वीं की जो बुक RBSC की चलती है उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है ये, हिंदी मीडियम में। अभी NCERT में पता नहीं ये है कि नहीं, ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखें आप, 2 इंजन की बात कर रखी है, कार्नोट इंजन
पहला हीट इंजन क्या कर रहा है, हीट इंजन फर्स्ट क्या कर रहा है, TH से इसने QH लिया, हीट रिजेक्ट किया, Q लो और वर्क दे दिया इसने कितना, डिफरेंस QH माइनस Q। अब यहाँ मजे की बात हो रही है, ये जो हीट रिजेक्ट किया ये हीट QL रिसीव किया किसने, दूसरे हीट इंजन ने, यानी पहले इंजन के द्वारा जो हीट रिजेक्ट की गई वो हीट इंजन 2 के लिए इनपुट हीट है। तो इसने क्या किया, अपना कार्य दिया, मान लो वर्क W डेस, और इसने भी कुछ हीट रिजेक्ट करी। ये कारनामा किस टेम्परेचर पे हुआ, T1 पे। ये कारनामा किस टेम्परेचर पे, हीट रिजेक्ट किस टेम्परेचर पे करी इसने, मान लो पता नहीं, तो T वो आपको कैलकुलेट करना है। और ये हीट 2 ने रिजेक्ट किस पे करी वो पता है, T2 पे इसने हीट रिजेक्ट करी है QL डैश मान लो। K कह रहा है, ये कह रहा है कि ये इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या है, और कंडीशन इसने क्या दी कि दोनों सेम कार्य दे रहे हैं, यानी W बराबर W डैश। बोलो तो क्या W डैश वास्तव में QL माइनस QL डैश नहीं है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि W क्या है, QH माइनस QL बराबर W डैश क्या है, QL माइनस QL डैश। और कारनोट में ध्यान रखें Q को T से रिप्लेस कर सकते हैं, कारनोट में हीट को टेम्परेचर से रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने थ्योरी में बताया जब नीटा का फॉर्मूला ऐसे आया था, कब बताया था ये बता देता हूँ। नीटा का फॉर्मूला जब QL बाई QH आया था तो मैंने बताया कि ये फॉर्मूला 1 माइनस TL बाई TH बन जाएगा। दोबारा उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो मैं TH कितना, T1, TL पता नहीं तो T, QL कितना पता नहीं T, L डैश कितना पता है T2, क्या चाहिए T, तो T इधर चला गया, ये इधर आ गया, यानी 2T बराबर T1 प्लस T2, यानी T बराबर T1 प्लस T2 बाई 2। ये प्रश्न जिनका भी सिलेक्शन हुआ जेई मेन में 2020 में उन्होंने सॉल्व ही नहीं किया। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि एक जब ये सीरीज का क्वेश्चन है कि जब दो हीट इंजन कार्नो हीट इंजन सीरीज में ऑपरेट करते हैं। पैरेलल का भी क्वेश्चन है, अब पूछा गया है कि नहीं पूछा गया देखेंगे। जब बच्चों को स्कूलिंग में पढ़ाते थे तो पैरेलल इंजन पढ़ाया करते थे, अब आपके पूछा गया तो ही पढ़ाएंगे, नहीं पूछा गया तो नहीं पढ़ाएंगे। देखें आप, यानी ये मानक रिजल्ट आपको कैसे ध्यान में रखना होता है कि जब दो हीट इंजन जो कार्नोट हीट इंजन हो सीरीज में काम करते हैं, यानी पहले के द्वारा रिजेक्ट की गई हीट दूसरे के लिए इनपुट के तौर पे होती है और दोनों सेम कार्य डिलीवर करते हैं, तो जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर होता है वो इन दोनों टेम्परेचर का माध्य होता है, एवरेज होता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर, आखिरी प्रश्न है भाई 2020 में, क्वेश्चन नंबर 35 अच्छा प्रश्न है। यहाँ इस बार आपको कुछ सीखने को मिलेगा, अब तक कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था, ज़्यादा वेरिएशन नहीं थे। ए लीटर, 1 लीटर ध्यान रखना है किसको बोलते हैं, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो SI में मीटर क्यूब ही है, इस वजह से आयतन लीटर में दे रखा हो तो आप उसको 10 की पावर -3 कंसिडर करेंगे। STP, ड्राई एयर एट STP का फुल फॉर्म है, बताया होगा केमिस्ट्री में आपके सर ने, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की यार स्पेलिंग नहीं लिखनी आती सर आपको, प्रेशर आप लिख लेना भाई, प्रेशर एंड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड,
और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ प्रेशर हमें चाहिए, तो प्रेशर कितना दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर को SI में लिखेंगे 1.01325 into 10⁵ पास्कल। गामा का मान दे रखा है 1.40 है। इस बाहर आपको एक वैल्यू भी दी कि 3 की पावर 1.4 का वैल्यू कितना होता है 4.655। आइडियल गैस है, यानी PV बराबर आप धड़ल्ले से NRT या NKT यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम बता रखा है कि V इनिशियल और V फाइनल में क्या फ़र्क है, एक्सपेंड करती है, यानी फाइनल ज़्यादा है 3 गुना है, यदि पहला 1 गुना है। तो पूछ क्या रहा है ये बता दो बस। वर्क डन बाय एयर, ओहो एडियाबैटिक में वर्क डन तो यार कैलकुलेट कर सकते हैं आप। एडियाबैटिक में वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है भाई, PV के टर्म में बता रखा है ना, सारी बातें PV के टर्म में हो रही है, तो PV के टर्म में देखो वर्क होता है P फाइनल V फाइनल P इनिशियल बटा 1 माइनस गामा। फाइनल पहले लिखोगे तो 1 माइनस गामा लिखोगे, और इनिशियल पहले लिखोगे तो गामा -1। गामा दे रखा है, कोई समस्या नहीं है। रही बात किसकी, रही बात बहुत कुछ की। P इनिशियल दे रखा है, P फाइनल निकालना है, निकाल लोगे कैसे। एडियाबैटिक के लिए देखो, एडियाबैटिक के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर आडियाबैटिक ADIA, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस PV की पावर गामा बराबर क्या होता है बावड़ों, कांस्टेंट। PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ P फाइनल P इनिशियल का अनुपात जो होगा वो V इनिशियल और V फाइनल की पावर गामा होगा। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि P फाइनल जो है वो V इनिशियल बाई V फाइनल की पावर गामा, V इनिशियल बाई V फाइनल यानी 1/3 की पावर गामा, यानी 1.4 का P इनिशियल 1 एटमॉस्फेयर। तो मिल गया आपको P फाइनल कितना मिला भाई, P फाइनल आपको मिला 1/3 की पावर 1.4। ठीक है, तो P फाइनल 1/3.14, V फाइनल 3 है ही, 3 × 10 की पावर -3, तो 3 × 10 की पावर -3 माइनस P इनिशियल 1 एटमॉस्फेयर है, क्या लिखोगे कैसे नहीं यार, एटमॉस्फेयर को इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी तो 10⁵ आएगा, तो ये 10⁵, ये इसको तो 1 ही मान लो लमसम, तो ये 10⁵ मल्टीप्लाई में और लिख दो, माइनस P इनिशियल 10⁵ इंटू V इनिशियल 1 ही है, 1 लीटर दे रखा है, लेकिन लीटर को 10⁻³ में कन्वर्ट करोगे, डिवाइडेड बाय गामा 1 माइनस गामा। ऊपर नेगेटिव आएगा, नीचे भी नेगेटिव आएगा, तो वो कैंसिल आउट कर देगा बेसिकली। तो 1 माइनस गामा कितना हो गया 0.4 नेगेटिव का। तो ओवरऑल रिजल्ट आपका वर्क के लिए क्या आ जाएगा, मैं सोल्व नहीं करने वाला, देखो तो ये आ जाएगा 3/3 की पावर 1.4 -1 इंटू 10 की पावर 2 कॉमन ले लिया मैंने, और बटा 0.4। तो ये आपको मिलेगा जब ऊपर जाएगा तो 3 की पावर आधा टाइम तो फिजिक्स में ये कैलकुलस नहीं ले बैठती है। तो 3 की पावर 1.4 नेगेटिव का हुआ,
तो 1 माइनस 1.4 यानी माइनस 0.4 माइनस 1 बटा 0.4 और यहाँ यार पुट कर देना आप वैल्यू, ये 3 की पावर 1.4 ये दे रखा है ना, ये वैल्यू यहाँ चेपो, फिर लघुत्तम ले लो। तो 3 में से ये जाएगा 4 वाला, तो 1.65 रह जाएगा और 1.65 में डिवाइड कर देना, नेगेटिव का रहेगा तो नीचे भी नेगेटिव है, तो 1.65 में डिवाइड कर देना 0.4 का, यानी 4 बटा 10 कर देना, यानी ये 16.5 हो जाएगा। तो लमसम 4 16 करीब करीब 4 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। 4 इज़ योर करेक्ट आंसर। या 4.1 आता है तो फिर उसको आप क्या लिखेंगे, 4 लिख सकते हैं। आया क्या? आया ही नहीं यार उत्तर तो। हाँ उत्तर तो आया ही नहीं, 4 जूल कहाँ है यहाँ उत्तर? अब उत्तर ही पता नहीं कौन सा है इसका। हाँ बाहर पड़ा है ना यार। कोई समस्या नहीं है। बाहर 10 की पावर 2 भी तो है, तो 100 से तो गुणा होगा अभी, और 100 से गुणा होगा तो फिर सर 400 तो कहीं आ ही नहीं रहा इसमें। आप सोल्व कर लेंगे, बस आप ही करेंगे यार, कर लेना, क्यों नहीं करोगे, कर लेना यार। 3 4 चला गया। हाँ यार 4.4 वाला एक नीचे भी तो आएगा, यहाँ नीचे ये तो ये भी तो आएगा 4.65 वाला। तो 400 में 4 का भाग दोगे तो करीब करीब उत्तर आपका या तो चौथा आ जाएगा या पहला आ जाएगा, इन दोनों में से कोई एक उत्तर आएगा। तो ये 2020 में आए हुए क्वेश्चन थे भाई बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स के। क्वेश्चन 19 के करेंगे, फिर जितने भी पीछे के हैं 19 के भी काफ़ी क्वेश्चन है, 19 17 16 13 9 तक के ये क्वेश्चन हम करेंगे। इनको आप प्रैक्टिस करें। और ये आपको जो मिला है लेक्चर के नीचे लिंक में, ये आर्काइव है जेईई मेन का, आकाश का है ये। अब कोई से आकाश का हो, आपका काम बनना चाहिए, आप इन क्वेश्चन को ट्राई करें। और इसमें कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, क्वेश्चन 49 हमने जानबूझ के छोड़ दिया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला रहा था ना, कोई नहीं करवाएंगे अभी, आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 37 नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, करके बताते हैं, क्योंकि टाइम कम लगेगा, अदरवाइज बोर्ड पे भी लग जाएंगे तो क्या मतलब है इसमें। 37 आप ट्राई कर लेना, बाकी तो क्वेश्चन हो ही गए सारे। तो 2019 वाले प्रश्न आप सारे ट्राई करेंगे, कम से कम 2019 के क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन आपको 17 तक देखना है, ठीक है। बाकी की बातें बाद में करते हैं।